हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग इस वीडियो में उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, इतिहास क्या है? तो इतिहास जो है ऐसा घटनाक्रम है जो कि घटित हो चुका है ना, मतलब घटनाओं का एक क्या है, क्रम है जो कि पहले घटित हो चुका है। वह क्या है? इतिहास है। ठीक है। भारत का इतिहास जो मूल रूप में है वो 3 भागों में बांटा गया है, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है। और हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से भी पढ़ रहे हैं तो उसको भी हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, जिसका पहला पाठ हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल और दूसरा पाठ हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा पाठ हो जाएगा ऐतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल किसको बोलेंगे? ठीक है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में जो मानव थे उनको ना तो लिखने आता था और ना उनको पढ़ने आता था। ठीक है, तो वो जो काल होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल ना, यानी कि जब मानवों को ना लिखने आएगा ना पढ़ने आएगा, तब वो जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आदि ऐतिहासिक काल। देखिए, आदि ऐतिहासिक काल वह टाइम पीरियड है जब मानव, जो आदि मानव थे, वो कुछ लिखे तो हैं लेकिन उनकी बातों को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल के टाइम पीरियड वाला जो मानव हैं वो कुछ लिखे हैं लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं, तो वह जो काल रहेगा उसको बोलेंगे आदि ऐतिहासिक काल। और आगे है ऐतिहासिक काल, यानी कि इस समय के मानव का इतिहास लिखा गया है और उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो देखिए आगे है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण के आधार पर 3 भाग में बांटा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। ठीक है, देखिए जो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है वो है अज्ञात समय से लेकर के 9000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, जो पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो अज्ञात समय से लेकर के कहाँ तक है? तो वो है 9000 ईसा पूर्व तक। दूसरा जो टाइम पीरियड है वह है मध्य पाषाण काल। यह है 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, जो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है वो 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक है। और अगला जो टाइम पीरियड है वह है नवपाषाण काल। ठीक है, 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में जो है हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो पत्थर होगा, जो औजार होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, इसमें उससे थोड़ा सा और नुकीला किया जाएगा और नवपाषाण काल में जो है पत्थर और जो औजार है वो पूरा नुकीला हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, जैसे पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। यानी कि पूरा पाषाण को हम लोग जब 3 भागों में बांटेंगे तो उसमें भी अलग अलग टाइम पीरियड आएगा। जैसे आएगा निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक काल में जो उस समय का टाइम पीरियड है वो धातु के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, मैंने धातु का प्रयोग उस समय जो अलग अलग रूप में होता था उस पर यदि हम लोग बांटेंगे तो जैसे देखिए
कांस्य युगीन सभ्यता में हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, और लौह युगीन सभ्यता में हो जाएगा वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक काल के समय जो ताम्र युगीन सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। कांस्य युगीन जो सभ्यता थी वो थी सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, और उसके बाद जो लौह युग आया तो जैसे वैदिक सभ्यता ये सब आया। ठीक है, तो देखिए आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वह है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल में जो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है वह है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। उसके बाद का जो समय आता है उसको बोलेंगे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वह है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। ठीक है, वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ना यह एक नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता जो है वह ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद जो ऐतिहासिक काल है। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल को हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। ऐतिहासिक काल को बांट रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एक हो जाएगा प्राचीन भारत ऐतिहासिक काल का, और दूसरा हो जाएगा मध्यकालीन भारत, तीसरा हो जाएगा आधुनिक भारत, और चौथा हो जाएगा आधुनिक विश्व। ठीक है, तो प्राचीन भारत का जो टाइम पीरियड है वह है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी। प्राचीन भारत का टाइम पीरियड क्या है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी। मध्यकालीन भारत का टाइम पीरियड क्या है 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी। ठीक है, और आधुनिक भारत का टाइम पीरियड क्या है 1700 से लेकर के अप्रोक्स, इसको अभी तक भी बोल सकते हैं। ठीक है, और आगे है आधुनिक विश्व। चलिए आगे देखिए, प्राचीन भारत को हम लोग 6 भागों में बांटे हैं। ठीक है, उसको अच्छे ढंग से समझने के लिए हम लोग उसको 6 भागों में बांटे हैं। एक है महाजनपद काल। ठीक है, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की थी। दूसरा है मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध साम्राज्य जो है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड है। फिर है मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से लेकर के 184। यहाँ पास हम लोग अब ईस्वी में इंटर कर जाएंगे। ठीक है, आगे है इसके बाद मौर्य उत्तर काल। ठीक है, तो मौर्य उत्तर काल में हम लोग जो है ईस्वी में इंटर करेंगे। मौर्य साम्राज्य जो है वो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व यहाँ आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पास आप कर लीजिए जो मौर्य उत्तर काल है वो है 184 ईसा पूर्व से लेकर के 313 ईस्वी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है गुप्त साम्राज्य 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी, और आगे है हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी। तो देखिए इतिहास आपको तब समझ में आएगा जब उसके जो भाग है, ठीक है, यानी कि उसका जो स्पेक्ट्रम बना हुआ है, यानी उसका जो ब्रांचेज बना हुआ है, ये सारा चीज़ आपको कम से कम याद रहे। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी के घर पहुंचना है तो रोड में हम लोग को लेफ़्ट राइट कहाँ कहाँ लेना है वो चीज़ अगर आएगा तो हम लोग उसके घर में आसानी से पहुंच सकते हैं घर तक। ठीक है, तो इसीलिए जो भी ब्रांचेज है, ठीक है, उसको आप सब याद करते चलिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग ऑफलाइन क्लास में इन सारे चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है आप वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, रोकिए और उसको याद कीजिए कि सबसे पहले बार आया महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य उत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन काल। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है ना वो अगर याद रहता है तो आपको इतिहास जो है और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो है वो टाइम पीरियड कम से कम याद है
कि इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था। जैसे महाजनपद काल के बाद जो समय आया था उसमें मगध साम्राज्य जो है वो डेवलप किया था। उसके बाद मौर्य साम्राज्य डेवलप हुआ। फिर मौर्य उत्तर काल आया, मतलब मौर्य साम्राज्य जब समाप्ति के कगार पर था तब। फिर आया गुप्त साम्राज्य, फिर आया हर्षवर्धन काल। ठीक है, तो ये सारा चीज़ याद रहने से इतिहास आपको अच्छे ढंग से और समझ में आएगा। अब देखिए, इतिहास का पिता का नाम था हेरोडोटस। ठीक है, और हेरोडोटस का एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, तो यहाँ आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मध्यकालीन भारत के समय जो है यानी कि 712 ईस्वी से लेकर के 1707 में भारत को यदि हम लोग दो भागों में बांट के समझेंगे तो आसानी होगी। जैसे कि एक पूर्व मध्यकालीन, ठीक है, और एक है उत्तर मध्यकालीन। तो जो पूर्व मध्यकालीन में जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, तो वो जो है जैसे उत्तर भारत में उसमें कौन कौन साम्राज्य थे, तो उत्तर भारत में उस समय राजपूत थे। राजपूत के बाद कौन आए, पाल आए। पाल के बाद कौन आए, गुर्जर प्रतिहार आए। ठीक है, यहाँ आप थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा, 12वीं से 18वीं कर लीजिए। तो देखिए, उस समय उत्तर भारत में जैसे राजपूताना शक्ति आया, फिर पाल वंश आया, फिर गुर्जर प्रतिहार आया। और जो भारत के दक्कन का हिस्सा है, ठीक है, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का जो हिस्सा है उसको हम लोग दक्कन भारत के रूप में जानते हैं। ठीक है, दक्कन के रूप में जानते हैं। तो दक्कन में जो उस समय वंश आया वो आया चालुक्य वंश, पल्लव वंश और राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो याद रख कीजिए ऐसे कि उत्तर भारत में राजपूत, पाल, गुर्जर प्रतिहार। उत्तर भारत में राजपूत, पाल, गुर्जर प्रतिहार। दक्कन में चालुक्य, पाल, पल्लव और राष्ट्रकूट। दक्कन में चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट। उसी प्रकार से आगे दक्षिण भारत में चेर, पांड्यन, चोल और शाही चोल। दक्षिण भारत में कौन कौन सा आया, चेर, पांड्यन, चोल और शाही चोल। तो ऐसे आप कीजिएगा इसमें तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, उत्तर मध्यकालीन जो है वो इस समय उत्तर भारत का जो राजा था या वंश जो चल रहा था उत्तर भारत में, वो था दिल्ली सल्तनत, चौहान वंश, मुगल वंश। दिल्ली सल्तनत, चौहान वंश, मुगल वंश। और उत्तर मध्यकालीन के समय जो दक्कन का हिस्सा है उसमें जो साम्राज्य डेवलप हुए थे वो था विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। और दक्षिण भारत का उस समय जो वंश था, ठीक है, वो था चेर और देवगिरी के यादव और वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल। तो याद रखिए, चेर, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल। यहाँ पास द्वार समुद्र के होयसल लिखा गया है। ठीक है, चलिए, तो आखिर जो है इतिहास हम लोग कैसे जान पाए हैं। ठीक है, तो देखिए, इतिहास हम लोग उसके स्रोत से जान पाए हैं। कुछ कुछ जो साक्ष्य मिला है तो उन सारे साक्ष्यों को हम लोग एकत्रित करते गए, समझते गए उनको, तो हम लोग कह सकते हैं कि इतिहास जो है हम लोग किसी ना किसी स्रोत से जाने हैं। अब स्रोत भी जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत। देखिए, पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब जैसे कि सिक्का, स्मारक, कलाकृतियाँ, लिपियाँ या अन्य ये सब जो चीज़ है वो पुरातात्विक स्रोत में आता है। और साहित्यिक स्रोत में जैसे कि धार्मिक ग्रंथ हो गया या गैर धार्मिक हो गया ग्रंथ। जैसे धार्मिक ग्रंथ में जाएगा जो हिंदू साहित्य है, ठीक है, और धार्मिक ग्रंथ में दूसरा हो जाएगा बौद्ध साहित्य जो लिखा गया है, फिर जैन साहित्य। और गैर धार्मिक ग्रंथ में हो जाएगा यात्रियों द्वारा यात्रा वृत्तांत, यानी जितने भी यात्री आए हैं उनके द्वारा जो यात्रा वृत्तांत किया गया है तो सारा चीज़ को लिखा गया है। ठीक है, और आगे है कि जीवनियाँ, अलग अलग राजा जो हैं अपना जीवनियाँ, कोई कोई राजा खुद से जीवनियाँ लिखे, आत्मकथा लिख दिए हैं, और कोई कोई जो है दूसरा राइटर उनके बारे में लिखा है, नाटक या ग्रंथ या लेख। तो ये सबसे हम लोग जानते हैं कि इतिहास जो है वो ऐसे ऐसे घटित हो गया है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, तो जो जैसे कि मान लेते हैं कि यदि कार्बन डेटिंग करना है तो कार्बन डेटिंग हम लोग किस पर करेंगे, तो हड्डियों का उम्र पता करना होगा तो कार्बन डेटिंग कर लेंगे।
ठीक है, या कार्बनिक चीज़ जो उसमें कार्बन जो है कार्बन 14 और कार्बन 12 की मात्रा उपस्थित है, तो उसमें हम लोग जो है वो कार्बन विधि से हम लोग उसका उम्र निकालेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग कार्बन डेटिंग बोलेंगे। और यदि पत्थर का उम्र पता करना है तो उसको हम लोग OSL सिद्धांत के द्वारा उसका जो उम्र है वो पता करवाते हैं। OSL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्टिकल स्टिमुलेटिंग ल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो देखिए कार्बन जो डेटिंग है वो क्या है, तो कार्बन 14 और कार्बन 12 का अनुपात का पता लगाना जो है, जब अनुपात का पता लगाते हैं तब उम्र का पता उसका चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और OSL डेटिंग वही है कि पत्थर का उम्र पता लगाना होगा तो OSL डेटिंग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे है पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरा पाषाण काल आप देख लीजिए चार्ट से कि पूरा पाषाण काल जो है ये कहाँ आया। तो देखिए जो हम लोग प्राचीन भारत का पाठ किए, 3 पाठ, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, तो उसमें जो प्रागैतिहासिक का पहला पाठ है वो पूरा पाषाण काल है। तो हम लोग पूरा पाषाण काल से शुरू करेंगे, फिर उसके तीनों जो पाठ है उसको पढ़ेंगे, फिर मध्य पाषाण काल में आएंगे और फिर नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड माना जा सकता है वो 40 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। इसमें जो औजार उपयोग होते थे वो मोटे पत्थर के औजार बने होते थे, ठीक है। वे सब जो व्यक्ति थे वो कैसे व्यक्ति थे, आदि मानव जो थे कैसे थे, वो आखेटक व खाद्य संग्राहक थे, ठीक है। या तो शिकार करके खाते थे या जंगल झाड़ी में से जो भी मिलता था, ठीक है, फल फूल कंदमूल वो खा लिया करते थे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि उनका जो भोजन था वो या तो मांस था या वन से मिलने वाला कंदमूल था। 1 लाख ईसा पूर्व जो है वो आग का आविष्कार हो गया था, ठीक है। यानी कि पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हो गया था। पूरा पाषाण काल में क्या हो गया था, आग का आविष्कार हो गया था। तो देखिए आग का आविष्कार हो गया था, तो धीरे धीरे जब देखिए कोई चीज़ का आविष्कार हो जाता है तो उससे आदमी सीखते जाता है कि इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है। तो धीरे धीरे जो है उन लोग सीखने लगे कि उसमें मांस पकाने लगे, आग का उपयोग जो है वो हथियार के रूप में रात्रि में करने लगे, ठीक है। जैसे कि मान लेते कोई भी जानवर उन पर अटैक किया तो आग से बच जाते थे, ठीक है, क्योंकि जानवर जो है आग से ज़्यादा डरते रहते हैं। तो आग का उपयोग हथियार के रूप में भी करने लगे और रात्रि में उजाला के लिए भी उन लोग उसका उपयोग करने लगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वे सब जो है निवास कहाँ करते थे, तो निवास जो है वो सब गुफा में करते थे या उनसे पहले जो करते थे वो खुला क्षेत्रों में करते थे, ठीक है। तो निवास जो है वो गुफा। अब गुफा का साक्ष्य जो है कहाँ मिला है, तो भीम बेटी का गुफा जो है यहाँ गुफा का साक्ष्य मिला है, ठीक है। क्या वे लोग पशुपालन करते थे, नहीं, वे लोग पशुपालन नहीं करते थे। पूरा पाषाण काल के लोग कृषि भी नहीं करते थे। और क्या बर्तन रखते थे, तो नहीं, वो लोग बर्तन भी नहीं रखते थे। यानी कि पशुपालन, कृषि और बर्तन वो सब नहीं रखते थे। आगे देखिए मनुष्य जो थे वो किसके समान थे, तो हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वो जंगली जानवर ही थे या जंगली जानवर के ही समान थे, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। हथियार, तो हथियार जो था वो अनगढ़े मोटे पत्थर का उपयोग वो सब हथियार के रूप में करते थे। अब देखिए रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम पलवरम में पूरा पाषाणकालीन औजार खोजा था। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो हैं 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम क्या किए, तो पलवरम में पूरा पाषाणकालीन औजार खोजे थे। दूसरा आगे वाला जो इम्पोर्टेंट लाइन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को पूरा पाषाण काल का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट को पूरा पाषाण काल का पिता कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप दोनों लाइन याद रखें, ये दोनों लाइन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद मानव का विकास।
यानी कि जो भी मानव आदि मानव थे उनमें धीरे धीरे कैसे विकास होता गया। तो देखिए, आदि मानव को जो उस समय का नाम था, ठीक है, साइंटिफिक नाम जो था आदि मानव का, उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या नाम था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ उनमें, तो उनको क्या बोलने लगे? उनको बोलने लगे होमो होविल्स। क्या बोलने लगे? होमो होविल्स। उसके बाद आदि मानव को डेवलपमेंट हुआ तो उसको क्या बोलने लगे? उसको बोलने लगे होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस कीजिए, यहाँ पास होमो इरेक्टस बोलने लगे, फिर होमो सेपियंस बोलने लगे, और उसके बाद होमो सेपियंस सेपियंस बोलने लगे, ठीक है। ये आधुनिक मानव है, जो भी होमो सेपियंस सेपियंस हैं ये आधुनिक मानव है। हालांकि प्रश्न में आधुनिक मानव को होमो सेपियंस भी सही बताया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए, पूरा पाषाण काल को अब हम लोग 3 भागों में बांटें, एक निम्न पूरा पाषाण काल और एक मध्य पूरा पाषाण काल और एक उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो निम्न पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व। निम्न पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वह है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व। आगे है मध्य पूरा पाषाण काल। तो जो मध्य पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वह है 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व। मध्य पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वह है 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व। आगे है उच्च पूरा पाषाण काल। तो जो उच्च पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है वह है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। तो चलिए बताइए, निम्न पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? तो 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व। मध्य पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व। और उच्च पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। अब चलिए, तो वो तीनों को अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल को 3 भागों बांटे, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। उसका समय अवधि बांटे, 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व, 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व, और 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। निम्न पूरा पाषाण काल में जो पत्थर का उपयोग औजार के रूप में करते थे उसका नाम था क्वार्टजाइट पत्थर। क्या नाम था? क्वार्टजाइट पत्थर। मध्य पूरा पाषाण काल में जो औजार के रूप में जो पत्थर उपयोग होता था उसका नाम था जैस्पर चट या फ्लिंट पत्थर। जैस्पर चट या फ्लिंट पत्थर, ठीक है। और जो उच्च पूरा पाषाण काल का जो पत्थर उपयोग में लाया जाता था उसका नाम था चकमक पत्थर। क्या था? चकमक पत्थर। अब चले आगे बढ़ते हैं। आदि मानव जो निम्न पूरा पाषाण काल में थे उनको बोलते हैं होमो इरेक्टस। क्या बोलते हैं? होमो इरेक्टस। और निम्न पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? तो आग का प्रयोग हुआ था। सर्वप्रथम निम्न पूरा पाषाण काल में ही आग का प्रयोग हुआ था। तो जो आग का प्रयोग हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था चाओजू कोजियन गुफा में, चीन में। जो आग का प्रथम प्रयोग जो है निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो चाओजी कोजियन गुफा में, चीन में है। और उस समय की मानव की खोपड़ी मिला है। कहाँ मिला है? तो हथनौरा एमपी में मिला है। ये भारत का एकमात्र जीवाश्म मिला है, मानव जीवाश्म, ठीक है। यह भारत का क्या है? तो एकमात्र मानव जीवाश्म मिला है। अब चलिए आगे है मध्य पूरा पाषाण काल। तो टाइम पीरियड और पत्थर समझ लिए थे। अब देखिए, उस समय जो औजार थे उसका क्या क्या नाम था? तो उस समय के औजार थे फलक, खुरचनी, भेदनी, छेदनी, ठीक है। क्या क्या उपयोग थे? फलक, खुरचनी, भेदनी और छेदनी उस समय औजार थे। और उस समय जो है वो कुत्ता जो है वो कुत्ता को आदि मानव ने पालतू बना लिया था, ठीक है। कुत्ता को पूरा पाषाण काल के जो पार्ट है मध्य पूरा पाषाण काल उसमें कुत्ता को पालतू बना लिया गया था। और उस समय श्रृंगार साधन का भी प्रयोग होता था, ठीक है। कुछ साक्ष्य मिला होगा तो उसी से बताया गया है कि मध्य पूरा पाषाण काल में श्रृंगार का साधन का उपयोग होता था। आगे है उच्च पूरा पाषाण काल में जो औजार थे वो ब्लेड जैसा पूरा तेज हो गए थे, ठीक है। ब्लेड जैसा क्या हो गए थे? तेज हो गए थे। और उच्च पूरा पाषाण काल में ही कुल्हाड़ी का प्रयोग होना शुरू हो गया था। उच्च पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? तो कुल्हाड़ी का प्रयोग होना शुरू हो गया था। चलिए अब देखिए, आगे है
मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो जो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है वह है 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व। और इस समय की जो युग बोला जा सकता है वह है आखेटक व पशुपालक युग। ठीक है, जो शुरू वाला युग था उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे आखेटक व खाद्य संग्राहक युग। लेकिन जो बाद का जो युग आया था उसको बोलेंगे आखेटक व पशुपालक युग। ठीक है, क्योंकि अब आखेट के साथ साथ पशुपालन भी करना शुरू कर दिए थे। आगे देखिए, मध्य पूर्व पाषाण काल में शिकार पर निर्भर थे, लेकिन पशुपालन भी वो सब करने लगे थे। अब मृतकों को मध्य पाषाण काल में दफनाने जाना लगा था। छोटे आकार वाले पत्थर का उपयोग धीरे धीरे होने लगा था और अस्थियों एवं सिंघों से हथियार जो है वो बनने लगे थे। भीलवाड़ा जिला के बागौर जो है वो भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल मिला है। अब सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ से मध्य पाषाण काल का बहुत सारा जो है साक्ष्य जो है वो मिला होगा। अब चलिए आगे देखिए, सर्वप्रथम मानव का अस्थि पिंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम मानव का जो अस्थि पिंजर है वो मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो भीलवाड़ा जिला से। चलिए आगे देखिए, आगे है बगही खोर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिला है, हस्त निर्मित मृभांड मिला है, पालतू जानवर के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, और कुत्ता जो है वो प्रथम पीरे पालतू जानवर बन गया था मध्य पाषाण काल में। चौपानी मांडो विश्व में मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, यानी कि चौपानी मांडो से विश्व में मिट्टी के बर्तन का प्रथम क्या है, तो साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक मध्य पाषाण काल का रीजन कर लेते हैं। देखिए, मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व। इस समय का जो युग है वो क्या है, आखेटक व खाद्य पशुपालक युग। ठीक है, खाद्य संग्राहक तो शुरू वाला था। आगे है, ये शिकार पर निर्भर रहते थे लेकिन पशुपालन भी शुरू कर दिए थे। अगला लाइन रिवीजन का है, मृतकों को दफनाने जाने लगे था। औजार जो है थोड़ा सा छोटा होने लगा था। अस्थियों एवं सिंघों का जो है वो हथियार औजार बनने लगे थे। भीलवाड़ा के बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। भीलवाड़ा से ही सर्वप्रथम मानव का अस्थि पंजर मिला है जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बगही खोर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिला है, हस्त निर्मित भांड मिला है और पालतू जानवर के साक्ष्य मिला है। और कुत्ता जो है इसमें पीरे पालतू जानवर बन गया था। और चंपानी मांडो जो है विश्व में मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम यहाँ से साक्ष्य मिला है। अब चलिए, अब हम लोग नव पाषाण काल में एंटर हो गए। नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वह है 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वह है 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल को बोलते हैं खाद्य उत्पादक युग। देखिए, नव पाषाण काल में एक वर्ड यूज होता है नियो, यानी कि नियोलिथिक एक एज उसका यदि इंग्लिश है तो उसमें एक नियो वर्ड यूज होता है। और नियो का अर्थ होता है नवीन, और नवीन का मतलब होता है नया। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल का जो पुरातात्विक खोज करने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। ठीक है, ये कर्नाटक से नव पाषाण कालीन उपकरण खोजे थे। कौन, तो प्राइमरोज, डॉक्टर प्राइमरोज। अब देखिए, नव पाषाण कालीन जो बस्ती मिला है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में मिला है। और मेहरगढ़ में क्या क्या मिला है, तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, यानी कि वहाँ पास कच्ची ईंटों का मकान था। ठीक है, गेहूँ और जौ का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। भेड़ बकरी गाय बैल पालने का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है। तो मेहरगढ़ से क्या क्या चीज़ मिला है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य और प्राचीनतम अस्थायी जीवन और कच्ची ईंटों का मकान, गेहूँ और जौ का प्राचीनतम साक्ष्य और भेड़ बकरी गाय बैल पालने का साक्ष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इलाहाबाद के कोल्डी हवा से धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कृषि व पहिए का आविष्कार
नवपाषाण काल में हुआ है। कृषि व पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ है? नवपाषाण काल में। पालतू कुत्ते अपने मालिकों के साथ दफनाए जाने का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? तो नवपाषाण काल से जो है ये साक्ष्य मिला है। भारत में सिर्फ चिरांद ही एक जगह है जहाँ हड्डी के उपकरण जो है वो मिले हैं। मिट्टी के बर्तन निर्माण का साक्ष्य नवपाषाण काल में मिला है। पयमपली से कपड़े निर्माण का साक्ष्य प्रथम साक्ष्य मिला है। श्रीनगर स्थित झील के किनारे जो है वो गर्तावास यानी कि गड्ढा घर मिला है। गड्ढा घर यानी कि ज़मीन के अंदर घर होता था, वहीं आदि मानव रहा करते थे नवपाषाण काल के। और मसाला पीसने का जो घरेलू उपकरण जिसको सिलबट्टा बोलते हैं वो भी मिला है, और हड्डी से निर्मित सुई मिला है। अब हम लोग आगे कल के वीडियो में ताम्रपाषाण कालीन समय काल पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्लास को यहीं पे रोकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।